हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज एक बार फिर अमरीश मिश्रा जी से बात हो रही है। जब से इजराइल और ईरान के बीच जंग शुरू हुई है, आज 7वां दिन है और इस दरमियान उनसे बात नहीं हो सकी। वो कहीं सफर में थे और मैं भी आपको मुसलसल अपडेट दे रहा हूं, तो इंटरव्यूज में कभी कभी कोशिश उतनी नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी आज आखिरकार अमरीश मिश्रा जी से बात हो रही है। वो बहुत ही पैनी नजर रखते हैं और आप भी उनका इंतजार करते हैं। उनके वीडियोस ज्यादा देखने के लिए आप उनके यूट्यूब चैनल अमरीश मिश्रा स्पीक्स वाइवा पैलेस्टाइन पर जा सकते हैं। वो मुसलसल उस पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आज हम उनसे जो बात करेंगे वो ये कि आखिर ईरान के पास ऐसी कौन सी मजबूती है। अभी एक नई मिसाइल का नाम सामने आया है जो पिछले 2 दिन से ईरान इस्तेमाल कर रहा है। उसका नाम है सिज्जील और बताया यह जा रहा है कि यह बहुत ही सटीक हमले कर रही है और एक तरह से कॉरिडोर बना लिया है उसने और मुसलसल इजराइल को टारगेट कर रही है। आयतुल्लाह खामेनाई को कत्ल की धमकी दी गई। आयतुल्लाह खामेनाई ने जवाब में जो बयान दिया वो आपने देखा, सुना। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि ईरान कभी किसी के सामने झुका नहीं है, ना हम पर जंग थोपी जा सकती है, ना ही अमन थोपा जा सकता है। यानी अब वो ये कह रहे हैं कि जंग का फैसला हम करेंगे। आखिर ये जंग किस तरफ जा रही है? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि कोई नहीं बता सकता कि मैं क्या करने जा रहा हूं। क्या वो ये बात डर के कह रहे हैं या ताकत की बुनियाद पे कह रहे हैं? क्या कुछ करेंगे? ईरान ने अपने पड़ोसी मुल्कों को धमकी दे दी है कि अगर आपके यहां के बेसिस इस्तेमाल हुए हमारे खिलाफ हमले में, तो कानूनी तौर पर हम आपके खिलाफ हमले करेंगे, लेजिटिमेट टारगेट होंगे आप। ये सारी चीजें हो रही हैं। अमरीश मिश्रा जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। आप बताइए कि आखिर जंग किस तरफ जा रही है, क्या होगा, आखिर क्या होगा? वो जो शोले वाला वो है एक खास डायलॉग, क्या होगा कालिया, तो ये कालिया का क्या होने वाला है? नहीं नहीं, कालिया कालिया का तो जो भी हो, लेकिन देखिए इसमें तो ये तो गोरों का क्या होगा ये सवाल है। इसराइल भी तो गोरों का देश है। नहीं देखिए काजमी साहब, क्या है मामला कि अभी तक, और मुझे बड़ा ताज्जुब होता है क्योंकि हम तो देखिए मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं। मैं ईरान की कैपेबिलिटीज के बारे में पहले से जानता था, 1 साल से मैं इसको देख रहा हूं। अब लेकिन दुनिया में इतने बड़े बड़े एनालिस्ट, थिंक टैंक्स और जाने क्या क्या, वो क्या नहीं समझ रहे हैं कि क्या मतलब, वो उनको समझ में कैसे नहीं आ रहा। ये बड़े ताज्जुब की बात है कि आपने, इजराइल ने ईरान पे हमला कर दिया। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो हमला हुआ, पता है वो क्या था? वो हमला ये था, वो हमला उस तरह से जो कहा गया कि हम न्यूक्लियर, इनके जो इनके न्यूक्लियर वेपन्स हम डिस्ट्रॉय करेंगे, इनको न्यूक्लियर हम पावर नहीं बनने देना चाहते। और इसके बाबत बातचीत भी चल रही थी ओमान में, ओमान के माध्यम से, रोम में भी चली, ओमान में भी चली, अमेरिका से। अब अमेरिका कहता रहा रुको रुको, मैं अभी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये सब खेल था ईरान को भटकाने का। अल्टीमेटली इजराइल ने हमला कर दिया, लेकिन वो हमला, मिसाइल हमला ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे, वो तो दिखाने के लिए था। असली चीज क्या थी? असली चीज थी रिजीम चेंज। उनका असली मकसद था। और वो रिजीम चेंज का तरीका आप देखिए कितना वो था। इनका टेस्टेड तरीका है वेस्ट का, क्या कि पहले से इन्फिल्ट्रेट कर लो समाज को। मतलब ईरान के अंदर कम से कम हजारों मोसाद एजेंट्स पहले से तैनात थे। करीब कई सालों से काम चल रहा था, लेकिन अभी वो तेज हुआ 2-3 महीने में। इरानियन ईरान के अंदर कई इस तरह के सहयोगी ढूंढ लो। और जो नया तरीका जो यूक्रेन में इन्होंने टेस्ट किया, कि जैसे यूक्रेन ने रशिया की टेरिटरी के अंदर से ड्रोन लॉन्च किए, वैसे ही इन्होंने ईरान की टेरिटरी के अंदर से ईरान पे ड्रोन लॉन्च किए। जो पहला हमला था, जो पहले दिन का, जिसमें इनका दावा था कि हमने ईरान के बहुत सारे सैन्य अड्डे नष्ट कर दिए और हमने हवाई जहाज के ये नष्ट कर दिए। वो ईरान के अंदर से ये लोग ड्रोन मार रहे थे, और वो कई और ट्रक्स थी उसमें, छोटे ड्रोन्स। और वही यूक्रेन ने, अब जो ऑपरेशन स्पाइडर वेब इसके हुआ था, सोचिए वहां टेस्ट हुआ। यूक्रेन ने जो रशिया पे मारा, और रशिया के कई एयर बेसेस पे मारा। हालांकि बाद में पता चला
कि नुकसान रशा को उस तरह से नहीं हुआ, लेकिन एक उन्होंने टेस्ट किया। उसके बाद उन्होंने यही चीज ईरान में, और ईरान में सबसे घातक बात कि एक तरफ इन्होंने ये ईरान की टेरिटरी से ड्रोन लॉन्च किए जो कि लगे वहां, इससे ईरान के एयर डिफेंसेस टेम्पररली कुछ उसमें आ गए। उसके बाद इजराइल ने मिसाइल मारी टारगेटेड घरों पे, जो आर्मी का कमांडर, जो आईआरजीसी का कमांडर, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, एयरफोर्स का, एरोस्पेस का हेड, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, मतलब आप सोचिए अभी तक ऐसे, मतलब वैसे तो करीब 225 से करीब 300 से ऊपर ईरान में मौतें हो चुकी हैं और इंजरीज बहुत है, लेकिन जो इन्होंने टारगेट किया था कि ऊपर के 70-80 से लेके 120 जो खामेनी का इनर सर्कल माना जाता है उसको साफ कर दो। अब उसको साफ कर दोगे तो फिर खामेनी अकेले रह जाएंगे। और इतना वो मान रहे थे कि हमारा इतना इन्फिल्ट्रेशन है कि उसी जो चंद जो आधा घंटा दो घंटा मिलेगा जब खामेनी भी एकदम चकित होंगे, उसी समय कू लॉन्च कर दो, उसी समय रिजीम चेंज कर दो जो अपने लॉयलिस्ट द्वारा। लेकिन ये नहीं हुआ, इसका उल्टा हुआ। जैसे ही ये चीज हुई वैसे ही जो खमेनी साहब ने जो सेकंड रंग रखी थी तैयार, सेकंड रंग, थर्ड रंग, फोर्थ रंग, सब जैसे ही पहली रंग साफ हुई और पहली रंग पूरी तरह साफ हो गई थी, बहुत बड़ा ऑपरेशन था ये। उसके बाद उन्होंने तुरंत शाम तक उन्होंने अपॉइंट कर दिया दूसरी रंग को, और दूसरी रंग हरकत में आ गई। उसके बाद वो दिन है और आज का दिन है, कल ही खबर आई है 9 महिलाएं इजरायली वहां पकड़ी गई हैं जो भागते हुए। खुर्रम एक खुर्रमाबाद एक जगह है जहां पर एक न्यूरोलॉजिस्ट, इरानियन न्यूरोलॉजिस्ट, उसके यहाँ 200-300 माइक्रो ड्रोन मिले और वो इमाम अली मिलिट्री बेस के पास एकदम उसका घर था। ऐसे इन लोगों ने किया। उसके बाद ये भी खबर आ गई कि 1979 में जब ईरान की क्रांति हुई तो उस समय कई जो जूस थे, यानी जो ईरान में जूस रह रहे थे 79 के पहले, वो बहुत सारे गए नहीं, वो काफी 79 के बाद वहां रहे। और ईरान की सरकार की भी ये कोशिश थी ये दिखाने की कि हम देखिए इम्पार्शियल हैं, हम माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए उन्होंने भी दबाव नहीं डाला। लेकिन फिर भी एक बड़ा हिस्सा वहां पर ज्यूस का ईरान से इजराइल माइग्रेट किया, और कई सालों से 1989-91 से मोसाद वहां पर एक अपना कॉरिडोर बना रहा है कि पूरा एक उन्हीं के माध्यम से, और उसने उनके माध्यम से, क्योंकि उनके रिश्ते थे, वो लोग लंबे समय से वहां रह रहे थे, बहुत सारे इरानियन से उनके रिश्ते थे, उन्होंने अंदर ही अंदर बहुत बड़ा नेटवर्क बना लिया था इस पूरे ये जो जूइश लॉबी है इसके माध्यम से। और ये ईरानी जूस हैं, ये लोग ईरानी जूस हैं, पर्शियन जूस, दे आर नॉट अरेबिक जूस और यूरोपियन जूस। तो उनके माध्यम से इन्होंने बहुत बड़ा, और उसमें बड़ी पोस्ट में भी थे, क्योंकि उसमें ईरान की रजीम की पॉलिसी थी कि इनको हम आगे बढ़ाएं, जूस को आगे बढ़ाएं वहां पर, तो मतलब दिखाने के लिए कि भाई हम इम्पार्शियल हैं। तो वो चीज, उस चीज का इस्तेमाल करके उसी को पलट दिया था, और उससे इतनी खतरनाक स्थिति हो गई थी, पूरा इन्वेजन प्लान था, एक इजराइल की कमांडो यूनिट तैयार थी, इजराइल और ईरान के अंदर थी वो पूरी, वो उसका पूरा जो उसका लॉजिस्टिकल बेस वगैरह जहां था, गुप्त सीक्रेट, वो स्मैश कर दिया। कम से कम मेरा ये अनुमान है, अभी तो बाहर बहुत कम से कम 5000 मोसाद के एजेंट्स, 5000 वो गिरफ्तार हुए हैं। उसमें कई इजरायली भी हैं, लेकिन उसमें अधिकांश लोकल इरानियंस हैं, उसमें जूस भी हैं, नॉन जूस भी हैं। लेकिन जैसे मैं जिस डॉक्टर की बात कर रहा था, न्यूरोलॉजिस्ट, जो खुर्रमाबाद में जिसके यहाँ से 300 ड्रोन मिले, वो और उसका लड़का, वो मोस्ट प्रोबेबली पर्शियन जूस हैं, और जो अच्छी पोजीशंस पे हैं, कई इंजीनियर्स हैं, कई, क्योंकि भाई वहां ये पढ़ाई लिखाई उनकी थी, तो वो देखिए बड़ी पोजीशन पर थे, उन लोगों के थ्रू ये कराया गया। और ये कितना ये खतरनाक था बताइए। मतलब आप सोचिए कि इस तरह का ऑपरेशन अगर भारत में हो जाए तो भारत तो 2 दिन में सरेंडर कर दे। यहाँ तो जो स्थिति है, यहाँ तो जो इख्तलाफ है, यहाँ तो कोई यूनिटी आप देख रहे हैं, नेशनल यूनिटी भी बहुत वीक है। ऐसी स्थिति में अगर ये ऊपर के सोचिए आप सब मार दिए जाएं, सारे तीनों आर्मी चीफ, सीडीएस और जाने क्या क्या, और उसके बाद आप प्राइम मिनिस्टर से कहिए कि आप सरेंडर करिए, या राष्ट्रपति से कहिए आप सरेंडर करिए, ये स्थिति बची। और इस स्थिति में जो पलटवार किया इन्होंने, एयर डिफेंसेस एक समय ईरान के सब डिसोरिएंट,
उसको एयर डिफेंसेस को नष्ट नहीं किया जाता, मतलब नष्ट नहीं किया जा सकता पूरी तरह, लेकिन उसको कहते हैं डिसओरिएंटेशन, डिसओरिएंट कर दिया था उनको। अब वो जब डिसओरिएंट हो गए तो वो बेकार हो गए। इसी वजह से जो मिसाइल्स फिर इजराइल ने मारी, जिसमें 28 टॉप लोगों का कत्ल हुआ, फिर न्यूक्लियर साइंटिस्ट का कत्ल हुआ। आपको ताज्जुब होगा, 11 एथलीट्स मारे गए, ईरान के टॉप एथलीट्स, गोल्ड मेडलिस्ट 11। उनको क्यों मारा? तो इसका मतलब है कि जो भी स्ट्रेटा जो इस रिजीम से, जो इनको समझ में आ रहा था कि जो जुड़ा हुआ है या ये, उस सबको साफ कर दो। बाकी नीचे के लोग, जो जनता है, उसको तो हम संभाल लेंगे। वो नए इलीट्स आ जाएंगे, नए इलीट्स खमैनी को गिरफ्तार करेंगे, सेना में ये सेना टूटी हुई होगी। और लेकिन वहां पर ये बात, वहां पर जो है अंदर तक ये बात, जो आयतुल्लाह खुमैनी की जो आइडियोलॉजी, रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी अंदर तक घुसी हुई थी। वहां लोकल सोल्जर रैली कर गया, वहां लोकल आदमी रैली कर गया ईरान के पक्ष में। और प्यूटिन का आज बयान आया है, तो ये अब कितनी महत्वपूर्ण बात है। इसके माध्यम से ये रशिया से भी खेल रहे थे। रशिया को नेतन्याहू की प्यूटिन से बहुत लंबी कॉल हुई इस हमले के बाद। रशिया को ये कह रहे थे तुम पीछे हट जाओ, ईरान में हम रिजीम चेंज अब तो कर चुके हैं, अब फायदा क्या है तुम्हें, अब तो हो चुका है। हमें कल ये माहौल था। कल रात को मैंने वीडियो जारी किया था कि ईरान विल नॉट सरेंडर, क्योंकि कल ये माहौल बन गया था कि ट्रंप ये कहने लगा था कि ईरान वांट्स टू नेगोशिएट विद अस बट आई वांट देम टू सरेंडर। और ऐसे कोई गोल्फ वगैरह खेल रहा था, ऐसे दोनों हाथ उसने उठा के कहे कि आई वांट देम टू सरेंडर अनकंडीशनली। उसके बाद उसने अपने ट्रूथ सोशल में डाला भी अनकंडीशनल सरेंडर। फिर इसके पहले उसने कहा था मैंने 60 दिन दिए थे, जब हमले के पहले दिन मैंने 60 दिन दिए थे ईरान को, आज 61वां दिन है। आप सोचिए ये पूरी प्लानिंग, और इंटरनेशनली आइसोलेट कर देना। लेकिन देखिए चाइना का तुरंत बयान आ गया। चाइना का जैसे बयान आया तो रशिया एक थोड़ी सी ढुलमुल इस समय सिचुएशन में है, क्योंकि यूक्रेन में फंसा हुआ है। और सीरिया के बारे में भी जो पूरी सच्चाई अभी बाहर नहीं आई है, हम लोग भी उस पर ज्यादा नहीं बोले हैं, लेकिन उसमें वहां पर रशिया जो है उसने ईरान की नहीं सुनी और इसीलिए सीरिया गिरा। तो रशिया एक वीक एलिमेंट है। ये जो रशिया, ईरान, चाइना, नॉर्थ कोरिया का जो अलायंस है, इसमें रशिया एक वीक चेन है, जिसको ये लोग कभी ना कभी तोड़ तो नहीं सकते। रशिया एंटी अमेरिकन है, लेकिन भटका देते हैं। और इसको इन्होंने सीरिया में भटकाया, ये कह के कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो पूरी सेना देखो हमने खरीद ली है, ये किए वो किए। इसको कहते हैं इंटरनल सबोटाज के माध्यम से रिजीम चेंज। और वही इन्होंने ईरान में करना चाहा, वही नहीं हुआ। और जब वो नहीं हुआ, उसके बाद फिर ईरान ने जो ऑफेंसिव लिया है, अभी कल की खबर है, जो सज्जर उन्होंने केवल टेस्ट के लिए मारा था, जो मतलब बहुत ही एडवांस लेवल की मैक 15 मैक 17 स्पीड की मिसाइल है, जो इजराइल के पास भी नहीं। इसके बाद चाइना और रशिया के पास है और अमेरिका के पास है, नहीं तो इजराइल के पास भी वो नहीं है। और जहां तक और ये मैं बात खत्म कर दूं। और अभी जो मारा है, देखिए अभी आज सुबह जो मारा है, इसमें तेल अवीव में तबाही है बुरी तरह से। जो वीडियोज आ रहे हैं, बुरी तरह से तेल अवीव तबाह हुआ है। सरोका हॉस्पिटल, जहां पर हम लोग सुनते थे कि गाजा में 2 साल से सुन रहे, जब गाजा में लोग घायल होते थे आईडीएफ के सोल्जर्स, उनको सरोका हॉस्पिटल ले जाया जाता, तो वहां मार दिया। वो सैनिक अस्पताल है, तो वो भी लेजिटिमेट टारगेट है, तो वहां मार दिया। और इस बीच इजराइल ने ईरान की जो ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी, वहां पर बमबारी की, जर्नलिस्ट को मारने की कोशिश की, पूरा लाइव टेलीकास्ट चल रहा था उसमें बमबार्डमेंट कर दिया। उसके बाद हैक करके उन्होंने लोगों से ये कहा कि राइज अगेंस्ट योर रिजीम, इस तरह की बात की। उसके बाद प्यूटिन का स्टेटमेंट आया। जब प्यूटिन का स्टेटमेंट आया कि इरानियन पीपल आर रैलिंग टुवर्ड्स देयर लीडर, इसका मतलब है कि उसको ये बताया गया था कि ये नहीं होगा, दे विल नॉट रैली टुवर्ड्स देयर लीडर, और तुम फिर अब समझ लो तुम अलग हट जाओ। प्यूटिन का जब ये स्टेटमेंट आया, ये अमेरिका को उसने बताया। उसने कहा देखो तुमने जो कहा था गलत निकला। और यहां पर प्यूटिन ने थोड़ी पेशेंस दिखाई, सीरिया की तरह जल्दीबाजी नहीं की। उसने पेशेंस दिखाई, उसने टाइम दिया। उसके बाद पूरी लीडरशिप वापस, ये आदमी साहब बड़ा, मुझे तो बहुत सीखने को मिला इससे, क्योंकि ये एक तरह का रिजीम चेंज ऑपरेशन बैक्ड बाय ब्रूटल मिलिट्री फोर्स, और ये वेस्ट का टेस्टेड तरीका। इन्होंने इराक में यही किया, लीबिया में यही किया, सीरिया में यही किया। अरे इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी में भी यही किया था। सोचिए 1757 में बैटल ऑफ प्लासी में बैटल ही कहां हुई थी,
वो तो अंदर से रिजीम चेंज था। वो मीर जाफर जिसको उसका कमांडर था वो खरीदा हुआ था। वो कहाँ, वो तो नवाब की सेना लड़ी कहाँ, वो तो बैटल हुई नहीं। अदरवाइज नवाब की सेना ने तो हरा दिया था क्लाइव को, उसको घेर लिया था चारों तरफ से। लेकिन उन्होंने हथियार, भाई जब लड़ाई नहीं हो, उन्होंने कहा हम लड़ेंगे ही नहीं, बात खत्म हो गई। तो जो ये लोग करते आ रहे हैं, जो वेस्ट हमेशा करता है, शॉक एंड ऑ, शॉक एंड ऑ, तो यहाँ पर इन्होंने कंबाइन किया, इन्होंने इंटरनली कोलैप्स कराया, उसके बाद ऊपर के बड़े लोगों को मार दिया। 28 से लेके पता नहीं अभी तक, कल तक खबर आ रही थी कि कुछ टॉप जो इलीट्स हैं इरान सोसाइटी के, जो इस रिजीम के प्रति कमिटेड, मारे जा रहे हैं, उनको मारा। और उसके बाद इन्होंने फेटल एयर स्ट्राइक शुरू कर दी, और उन एयर स्ट्राइक्स का फिर उन्होंने दिखाने के लिए कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे भी स्ट्राइक की। लेकिन आप सोचिए, ये फूदरों की बार बार बात आ रही है कि फूदरो जो है कौम में, इसको स्ट्राइक करेंगे। नेतन्याहू कह रहे हैं कि ये केवल अमेरिका के पास जो बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स हैं B2, केवल वो कर सकते हैं। कई बार बात आई कि अमेरिका जो है वो दे रहा है, लेकिन अभी तक उसने दिया नहीं है। हम कह रहे हैं कि वो तुम वो भी इस्तेमाल कर लो, फिर भी फूदरो, पहाड़ को भेदना अभी किसी बम में ये ताकत नहीं है। अभी पहाड़ को भेदना किसी बम में ताकत नहीं है कि पहाड़ को भेद दे, और पहाड़ के अंदर अगर कुछ है तो उसको निकाल ले। तो इस्फहान में जो उनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, जो फुद्रो में है, वो सब सेफ हैं। और एक बात आपको बताएं कि जो जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, तो ईरान ने ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी है, इसको रिपोर्ट करना बंद कर दिया। अब इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी का कल बयान आया कि हमलों की लास्ट जो खबर थी कि 490 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास था। फिर ईरान ने कम्युनिकेट करना बंद कर दिया, और 490 केजी एनरिच्ड यूरेनियम से कम वो 10 न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं। तो और अब ईरान मेरे ख्याल से, देखिए, ये बहुत ही अहम बात आपने बताई कि असल मामला सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट करना नहीं था, असल मकसद था हुकूमत बदलना, आयतुल्लाह खामेनेई को गिरफ्तार करना, या जिस तरह से मारने की, कत्ल करने की तो बातें अब बाद में होनी शुरू हुई हैं। बाद में हो रही, पहले था उनको अरेस्ट करना, बिल्कुल उनको अरेस्ट करना, और उनके जितने भी नजदीकी लोग हैं उनमें से बड़ी तादाद में उन्होंने कत्ल भी कर दिया। लेकिन किस तरह से उसने अपने आप को संभाला, रीग्रुप किया, सेम डे नए लोगों को उन्होंने नॉमिनेट किया, और उसी रात में हमला भी शुरू कर दिया ईरान ने। अब इस वक्त जो सूरत हाल है, वो 2-3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट कही गई हैं ईरान की तरफ से। एक तो यह कि ये सिज्जील जो नई मिसाइल उन्होंने टेस्ट की है, वो बहुत ही सटीक काम कर रही है, बहुत बेहतरीन उसका नतीजा आ रहा है ईरान के नजर में। दूसरे, IRGC ने ये ऐलान किया, 3 दिन पहले कहा था कि हम बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। एक हमला हुआ जो पिछले 2-3 दिन में जो बड़ा हमला हुआ है, जिसमें हैफा की इमेजेस, अब गाजा जैसी इमेजेस नजर आने लगी हैं। तो अब वो कह रहे हैं, पहले भी उन्होंने कहा था कि छोड़ करके चले जाओ अगर तुम्हें जान बचानी है। अब उसी बात को दूसरे अंदाज में कहा गया IRGC की तरफ से आज ही। उसमें कहा गया कि या तो शेल्टरों में घुट घुट करके सड़ के मर जाओ, नहीं तो वापस अपने अपने मुल्कों को चले जाओ, यहां हमले बढ़ेंगे, अब हम रुकने वाले नहीं हैं। तो यहां तक बात आ गई। तो क्या वो जो 2015 में आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा था कि आने वाले 25 साल नहीं देखेगा इजराइल अपने वजूद के, उसके बाद अभी बहुत से लोग, खुद वहां के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एहुद बराक ने इस बात को कहा था कि 80 साल का जो कर्ज है वो इजराइल पर है, और ये नेतन्याहू हो सकता है ये आखिरी प्राइम मिनिस्टर हो, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है। क्या आपको लगता है कि अब चूंकि थोपी गई जंग है ईरान के खिलाफ, अब वो फैसला खुद ही करेगा कि कब रुकना है, और वो खत्म करने की तैयारी में लगा हुआ है? क्या आपको लगता है कि इजराइल के खात्मे का टाइम नजदीक है? बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल 100%। देखिए, अब इस समय जो ईरान की पोजीशन है, उसने कहा है कि हम नेगोशिएशन अमेरिका से नहीं करेंगे। ट्रंप ने कल बदमाशी की, बार बार ये कह के कि ईरान इज ट्राइंग टू नेगोशिएट विद अस। एक्चुअली ईरान ने कभी, यहां तक खबर, एक फॉल्स खबर प्लांट की गई कि ईरान से एक डेलीगेशन दोहा के लिए चल दिया है, जबकि फिर फॉरेन मिनिस्टर आरागची का स्टेटमेंट आया
कि हमने कोई डेलीगेशन दोहा नहीं भेजा है। अब ईरान बातचीत नहीं कर रहा, अब ईरान एम कर रहा है कि इजराइल का खात्मा, यानी इजराइल वो बिल्कुल आपने सही कहा, आईआरजीसी वालों का जो बयान था कमाल का था कि या तो घुट घुट के मरो और वरना भाग जाओ, सीधा उनका कहना था। और इस समय जो अभी लेटेस्ट स्ट्राइक्स हुई हैं, जिसमें सरोका हॉस्पिटल बीरशिबा में उस पर स्ट्राइक हुई है, तेल अवीव के अंदर स्ट्राइक हुई है, कल जो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स मारे थे, अमन पे मारा था, मोसाद पे मारा था, मोसाद का बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया है, अमन का बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया है, जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। यूनिट 8200 को मारा। सिविलियन कैजुअलिटीज भी इजराइल ने इस तरह की कभी नहीं देखी थी, मेरी खबर है कि सैकड़ों तक पहुंच गई हैं वो। तो अभी जो एक हालात हैं, अभी जो हालात है उसमें सीधे लग रहा है कि अब ईरान ये कह रहा है कि मिडिल ईस्ट से इजराइल तो खत्म ही हो, मिडिल ईस्ट से अमेरिका भी बाहर जाए। अब अमेरिका ने सोचिए, अमेरिका की ये स्थिति है कि उसके बेसिस हैं, अभी उन्होंने सीरिया में बेसिस हटाए, कुछ इराक शिफ्ट किए, फिर कुछ कतार जो अल उदुद बेस है वहां पर शिफ्ट किए, कुछ इस तरह से अपना ट्रम्प कोशिश कर रहा है। लेकिन जब से ये जो नेतन्याहू ने इसको प्रॉमिस किया था कि हम एक कमांडो ऑपरेशन करके खमैनी को गिरफ्तार कर लेंगे, इस पूरे कंफ्यूजन में जब वो फेल हो गया, उसके बाद अब ट्रम्प को ये लग रहा है कि हमारी ट्रूप्स वहां पर हैं, अब वो वनरेबल हैं, अगर हम कोई मिसाइल अटैक करते हैं तो वो ईरान हमारी ट्रूप्स पे हमला करेगा। मिश्रा जी, मैं आपको बताऊं, कल खबर यह थी कि बहरीन से अमेरिका ने अपने बेड़े वहां से डिस्पर्स करने शुरू किए हैं, वहां से हटाने शुरू किए हैं। और एक ताजा खबर ईरान की है, उसने कतर के जरिए गल्फ कंट्रीज को तमाम को यह पैगाम दिया है कि अगर अमेरिका की तरफ से हमारे खिलाफ हमले में आपने अपनी सरजमीन का इस्तेमाल होने दिया तो हमारी तरफ से कानूनी हक होगा कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई करें। यहां तक बात उन्होंने अब, अच्छा अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि सब्र कर रहा था ईरान, एयर स्पेस इस्तेमाल किया इजराइल ने, लेकिन उसके बाद भी इन मुल्कों पर हमला नहीं किया। अब वो नेक्स्ट सेकंड स्टेज में अगर अमेरिका इन्वॉल्व हो जंग में और इन्होंने अपने यहां बस बेसिस को वो कार्रवाई के लिए इस्तेमाल होने दिया तो कार्रवाई बड़ी होगी। अच्छा, जब बात यहां तक पहुंच गई तो एक चीज मैं और याद दिलाना चाहता हूं अपने दर्शकों को, अब से पहले जो हमले हो रहे थे पूरे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की तरफ से, चाहे वो ईरान हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हूती अंसारुल्लाह यमन के, वो इजराइल पर ऐसे हमले कर रहे थे कि आम शहरी ना मारे जाएं। और मैं उसको एनालाइज इस तरह से कर रहा था कि आम शहरियों को डराया जा रहा है कि वो खुद छोड़ करके चले जाएं। बहुत से लोग छोड़ के चले भी गए, वो भी लाखों की तादाद है जिसके बारे में इजराइल ऐलान नहीं करता। लेकिन अब जब ये बात आ गई है, या तो सड़ सड़ के मर जाओ, घुट घुट कर मर जाओ, नहीं तो यहां से जाओ, हमले अभी बढ़ेंगे। इस हालत में पहुंचने का मानी दुनिया की पॉलिटिक्स में क्या है, क्या होगा? जो इजराइल के साथ खड़े हुए थे, हमारा भारत भी खड़ा हुआ है साहब, हम भारत ने हथियार भेजे हैं, भारत ने हमारे मोदी जी ने पहले दिन ही ट्वीट किया था हम इजराइल के साथ हैं। ये सब जो ताना बाना इजराइल के आसपास बना हुआ है, उसका क्या होगा? वो कोलैप्स कर जाएगा। देखिए, भारत जैसे देश जो हैं अभी वो शुरू से ऐसा ही रहा, और इस रिजीम में खास तौर पे ये जो भी कहें हम जिसके साथ हैं, वैचारिक रूप से हम इजराइल के साथ हैं, कुछ भी कहें, इनके सोशल मीडिया ट्रोल्स कुछ भी कहें, ये है प्रैग्मेटिक। इनको लड़ाई झगड़े, ईरान में भी अडानी के एसेट्स हैं, ईरान में भी अडानी के अपना पूरा जो 4 बार पोर्ट वगैरह बनाने के बात है, और वो जो सारी चीजें हैं वो ईरान में भी उनका, तो वो ईरान से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट इस समय इंडिया नहीं चाहेगा, जबरदस्ती का वो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहेगा, इसलिए लोग एकदम चुप हैं, इनके सोशल मीडिया ट्रोल्स बोल रहे हैं। अच्छा, अब जो बात यहां पर आई, जैसे पाकिस्तान ने ये एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया था, और जिसको ईरान ने दोहराया भी, कि अगर ईरान पे न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल होता है तो हम अपना न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे इजराइल के खिलाफ। उसके बाद या उसके जस्ट पहले या उसके चलते या उसके नहीं चलते, ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन आसिम मुनीर से सीधे डिनर ट्रंप का हो रहा है। अब आसिम मुनीर का डिनर हो रहा है, लेकिन वो डिनर से क्या हो जाएगा, क्योंकि इस समय जो पाकिस्तान का मूड है वो इस तरह का है कि सारे इस्लामिक वर्ल्ड को यूनाइट होना चाहिए ईरान के पीछे, ये मूड है वहां पर। पूरे आपके सऊदी अरेबिया से लेके ये
जॉर्डन का राजा तक ये जिसने अपनी एयर स्पेस इजराइल को दी, अभी भी दे रहा है, उस तक का ये कहना कि हम लोग की इजराइल की आलोचना सारे अरब मुल्कों ने की, ईरान की आलोचना नहीं की उन्होंने इजराइल की आलोचना की कि अनप्रोवोक्ड अटैक, वन साइडेड अटैक, ये पूरा ये रिजीम चेंज की बात इजिप्ट वगैरह ने दबे शब्दों में कही है। तो उनका ये कहना है कि ये जो तरीका, उनको भी तो डर है कि उनके यहाँ भी तो ये हो सकता है, बड़े आराम से हो सकता है, जब ईरान में हो सकता है तो उनके यहाँ भी हो सकता है, और उनको 2 मिनट में खत्म कर देगा इजराइल, ये पूरा सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इनका कोई वजूद नहीं रहेगा। तो ये जो पूरी एक अरब कंट्रीज भी रैली की हैं, तो उससे ईरान को ये बल मिल गया है। मैं एक बयान देख रहा था कल या परसों ईरान की तरफ से कि जो एक इस्लामिक, जो एक रेनेसांस या इस्लामिक आर्मी इस तरह की बने जो पूरा इजराइल को और अमेरिका को खदेड़ दे। यानी बेसिक बात यह है कि कोई भी फॉरेन ट्रूप्स, कोई भी फॉरेन एंटिटी, और ट्रूप्स सोचिए किसके बारे में कह रहे हैं, एंटिटी किसके बारे में कह रहे हैं, कोई भी फॉरेन ट्रूप्स या एंटिटी मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में नहीं रहे। ये पूरा ईरान का एम है, और वो इस जंग को यहां तक खींचेगा। अच्छा, कोई ये सवाल नहीं, क्योंकि अब वो आर पार की लड़ाई। आपकी अब तक की बात से 2 चीजें बहुत ही खुलकर के सामने आ रही हैं। एक तो यह कि असल टारगेट ईरान में हुकूमत बदलना था और आयतुल्लाह खामेनेई को गिरफ्तार करके, और बिल्कुल जो इजराइल कंट्स, जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि इनका अंजाम भी सद्दाम हुसैन जैसा होगा। ये बात भी एक कही गई। लेकिन वही ट्रायल कराते, फांसी पे चढ़ाते, लेकिन अब जहां हालत जो हैफा की, तेल अवीव की जो कुछ हो रही है, और जिस तरह से मजबूती से हमले कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि आप सड़ सड़ के मर जाओ, नहीं तो भाग जाओ, ऐसी हालत में जो अब तक की बात है उसमें ये लग रहा है कि ईरान ने भी अपने कुछ टारगेट तय किए हैं, इजराइल का खात्मा और इस इलाके से अमेरिका की वापसी, यहां से अमेरिका फरार हो जाए। तो यहां तक अगर इस पूरे इलाके से अमेरिका का वजूद खत्म होता है, इजराइल खत्म होता है, तो ऐसे जब कोई इतना बड़ा झटका लगेगा, तो क्या, जो आपने कहा कि अरब हुकूमतें भी गिराई जा सकती हैं, तो क्या इस तरह से ग्रेटर इजराइल बनाने की कोशिश की जाएगी कि इन अरब हुकूमतों को गिरा करके अपने या तो कब्जा कर लें डायरेक्ट, या कुछ एजेंटों को बिठा दें? क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है? नहीं, देखिए, इजराइल अब अपने अंतिम जंग लड़ रहा है। मैं ये कह रहा था कि इजराइल जो है, वो जब अरब मुल्कों ने देखा कि ईरान में रिजीम चेंज की कोशिशें हो रही है, उनको तो पता चल गया था पहले ही दिन। हम बाद में सारे फैक्ट्स वैसे पब्लिक डोमेन में बाद में आए, लेकिन अरब हुकूमत तो पहले दिन समझ गई थी कि और उनको बताया भी यही गया था। और अगर वो हो जाता तो फिर वो आज साथ होते अमेरिका इजराइल के। अगर सुप्रीम लीडर की गिरफ्तारी हो जाती और उनपे एक फेक ट्रायल वगैरह जो भी एक चलाया जाता, तो ये लोग तो उनके साथ होते। ये जो अरब मुल्क हैं, ये अमेरिका इजराइल के साथ होते। ये बात ईरान भी जानता है, लेकिन वो हो नहीं पाया। और मैं ये कह रहा था कि अगर इजराइल सक्सीड कर जाता है ईरान में, तो फिर इन अरब मुल्कों को की भी रिजीम चेंज करा था, और फिर उसको ये ऐसी टॉलरेट करा था, कोई मोहब्बत नहीं है, ये सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, बहरीन, कतार सबको लेके ग्रेटर इजराइल की तरफ बढ़ते। लेकिन अब तो खत्म हो गया ना। अब तो जहां से शुरू होना था, जो नेतन्याहू की प्लानिंग थी कि ईरान सब मसले की जड़ है, ईरान एक बार हट जाए, ईरान में कुछ ऐसा हो जाए, हमारे फेवर में हो जाए, या हम उसको तबाह कर दें, या लीडरशिप खत्म कर दें, तब तो फिर हम पूरा मिडिल ईस्ट ले लेंगे। वो सोचिए, आप पलट गया 7 दिनों में, इतनी बड़ी प्लानिंग अमेरिका, और इसमें अमेरिका इन्वॉल्व था। ये कोई इजराइल की प्लानिंग नहीं थी, ग्रेटर इजराइल, यकीनी अमेरिका इन्वॉल्व था। जब ट्रंप ने कहा कि मैंने 2 महीने का टाइम दिया था, आज 61वां दिन है, तो ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि अमेरिका इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है, इस फैसले में। और ये काफी साहब, अमेरिका इजराइल का ये प्लान था कि हम पूरे मिडिल ईस्ट को में सारी रिजीम्स गिराएंगे। ईरान से शुरू करेंगे, सारी रिजीम्स गिराएंगे। इराक गिराई चुके हैं, सीरिया गिराई चुके हैं, अब जितनी भी बाकी हैं उनको हम गिराएंगे, फिर हम टर्की की तरफ बढ़ेंगे। सीधी बात है, वो इस पूरे रीजन को एक अपने कब्जे में लेना चाहते थे, जो बुरी तरह से फेल हो गया। अब कभी वो वापस ईरान में तख्ता पलट की कोशिश की नाकामी के नतीजे में क्या ये अरब हुकूमतें जो अब तक इजराइल और अमेरिका के साथ जुड़ी हुई हैं,
क्या आपको लगता है कि ईरान की ताकत जब पूरी तरह से और जाहिर हो जाएगी कि इतना बड़ा झटका भी वो झेल गया और जवाब के तौर पर इजराइल को तबाह कर रहा है वो, तो क्या ये अरब हुकूमतें कोई विजडम प्रिवेल करेगी कि वो ईरान के नजदीक आए और उस साजिश के खिलाफ खड़े हो जाएं जो इजराइल और अमेरिका इस पूरे इलाके को तबाह करने की कर रहा है? क्या ऐसा कोई उम्मीद ये लगती है? बिल्कुल 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 100%। ये नया ये इजराइल और अमेरिका को खदेड़ के ईरान नया मिडिल ईस्ट बनाना चाहता है, जिसमें वो सारे अरब मुल्कों की इंडिपेंडेंस रहे, फिलिस्तीन राज बने। सबसे इंपॉर्टेंट है फिलिस्तीन राज बने। उसके बाद सारे अरब हुकूमतें जो हैं वो अपने अपनी जनता के लिए काम करें, अरब जनता के लिए काम करें, अमेरिका और इजराइल के लिए काम ना करें। ये पूरी बात, ये एजेंडा ईरान वहां लागू करवाएगा और इस एजेंडे के पीछे रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया सब खड़े होंगे कि नहीं यही होना चाहिए। और फंड्स की कमी नहीं है, क्योंकि अगर अमेरिका पीछे हटता है, चाइना के पास फंड्स हैं, सब कुछ है, वो पूरी, इसीलिए चाइना ने तो पहले ही दिन जब ये हो रहा था कि ईरान में रिजीम चेंज होगा और रशिया चुप था, चाइना ने उसी दिन बोल दिया था कि ये जो है ईरान की सॉवरेनिटी पे हमला है, ये हम होने नहीं देंगे, इस तरह की कोई भी चीज हम सक्सीड होने नहीं देंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अब आप देख सकते हैं कि नया मिडिल ईस्ट जो बहुत दूर लग रहा था, अगर ऐसी चीजें चलती रहती, यानी इजराइल अगर ना भी ग्रेटर इजराइल बनाता, या तब भी धीरे धीरे ये सब युद्ध छोटे छोटे चलते रहते, गाजा में चलता रहता, वेस्ट बैंक में चलता रहता, और भी जगह कई और फ्रंट खुल जाते, लेबनान में फिर से चलता, एक झटके में जो इन्होंने सोचा था हम खत्म कर देंगे, उसी एक झटके में ईरान वापस आ गया। यही होता है। देखिए, आप अगर एक जैसे फुटबॉल के मैच में आप पूरा एक आगे जाके सोचते हैं कि गोल कर देंगे हमारे 4 प्लेयर्स, बाकी टीम आपकी पीछे है, वो गोल नहीं हुआ तो फिर मोमेंटम आपके खिलाफ हो जाता है, फिर दूसरी वाली टीम, आपके तो सारे प्लेयर्स आगे आगे आ चुके हैं, तो वो बॉल छीन के जाके गोल करती है। वही सिचुएशन होगी, पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो गया एक मिनट में। हाँ, यानी अब जो है वो पूरी तरह से ईरान के हक में हालात बन रहे हैं और इस झटके में ये अरब हुकूमतें भी ईरान के साथ आ सकती हैं और आना ही पड़ेगा इनको इनके पास चॉइस नहीं है, आना ही पड़ेगा। और ईरान के इस्लामी इनकलाब का जो बुनियादी उसूल था, देखिए बुनियादें कुछ होती हैं जो बहुत ही आइडियोलॉजिकल, सबसे पहली बात जो कही जाती थी सबसे ऊंची आवाज से, अमेरिका सबसे बड़ा शैतान है। दूसरे ये कहा जाता था कि इजराइल इस इलाके में कैंसरस नासूर है, इसे उखाड़ फेंकना जरूरी है। आयतुल्ला khomeini का वो सेंटेंस मुझे आज तक याद है कि अगर तमाम मुसलमान एक एक बाल्टी पानी भर के भी डाल दें इजराइल पर तो तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या ये इन सारे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो अरब कंट्रीज हैं, वाकई अगर मिल जाए तो इजराइल का खात्मा यकीनी होता नजर आ रहा है? अच्छा, एक चीज और बहुत ही दिलचस्प हुई है इस बीच में, जब ईरान ने जवाबी हमला किया परसों, जो बड़ा हमला किया था, उसमें उसके फौरन बाद उसी के साथ साथ इजराइल ने अपने दोस्त मुल्कों के मीडिया आउटलेट्स को भी लाइव कवरेज पर उनके पाबंदी लगा दी। ईरान के टेलीविजन पर हमला किया, जिसका आपने भी जिक्र किया। अब से पहले 250 फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट को कत्ल कर चुका है इजराइल। आखिर ये दुनिया से नाकामी छुपा के क्या कुछ हो जाएगा? कहां तक जाएगा ये नाकामी छुपाई नहीं। ये देखिए, अभी सोशल मीडिया के एज में आज जो हमला हुआ है जिसपे 100% मिलिट्री सेंसरशिप है, और सोचिए आपकी वो जो सज्जिल की इमेजेस है, क्योंकि सज्जिल नए तरह की मिसाइल है, दुनिया ने कभी नहीं देखी है, वो 2000 किलोमीटर उसकी रेंज है, मैक 15 मैक 17 उसकी स्पीड है, मतलब साउंड की स्पीड से 15-17 गुना ज्यादा। और वो जैसे हवा में घूमी, इंटरसेप्ट, वो कल थार्ड ने इंटरसेप्ट किया, वो एक टेस्ट था जो ईरान ने कल किया था। हवा में जैसे वो नाची, दुनिया ने देखा उसको, और दुनिया में अभी तक एनालिसिस हो रही है कि ये क्या चीज है, और हिब्रू मीडिया ने कहा ये कभी हमने नहीं देखा ऐसी कोई चीज। तो और उसके बाद आज जो स्ट्राइक हुई है, आज किन मिसाइल से हुई वो भी देखिए पता चल जाएगा। और अभी सज्जल, और मेरा मानना है कि सज्जल और खुर्रम शहर जो उनकी सबसे खतरनाक मिसाइल हैं, इनका अभी पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हुआ, ये शहर के शहर तबाह कर देंगे। ये मेरे ख्याल से इजराइल की जितनी भी क्षेत्रफल इजराइल का है, मेरे ख्याल से 1000 स्क्वायर माइल्स है जो इनहैबिटेड है, वो पूरा ये डिस्ट्रॉय करने की
इनके 4 या 5 खुर्रमशहर मिसाइल सब डिस्ट्रॉय कर देंगे। ईरान तो के पास, इसलिए देखिए, हाँ, वक्त हमारे पास खत्म हो रहा है। आपने जो नतीजा निकाला वो ये कि ईरान की जो ताकत है उसके सामने इजराइल अब कुछ नहीं कर पा रहा है, और अमेरिका भी अब बहुत गौर फिक्र कर रहा है कि वो दाखिल हो या ना हो। और जो हालात बन रहे हैं कि ऐसा लगता है कि शायद अमेरिका बराह रास्त अपने आप को इस जंग में नहीं उलझाएगा, क्योंकि ट्रंप कारोबारी भी हैं, उसके साथ साथ उन पर इजरायली लॉबी का दबाव भी है। लेकिन नतीजा क्या होगा, उन्होंने कह दिया कि किसी को पता नहीं है मैं क्या करूंगा। तो वो एक घबराहट का भी एक बयान है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अमरीश मिश्रा जी, आपने हमें वक्त दिया। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।